चैप्टर नंबर 2 नॉलेज 2.4 तीन एसएलओस थे जिनको हमने कवर करना था। पहला एसएलओ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, इसको जरा क्लोज करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमने पढ़ लिया था, रिवाइज करेंगे आज। फिर मिक्सचर की आगे से टाइप्स हैं जिसमें आप सॉल्यूशंस को डिस्कस करोगे, कोलाइड्स को डिस्कस करोगे, सस्पेंशन को डिस्कस करोगे एज अ मिक्सचर, जो कि तीनों मिक्सचर हैं, एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच, सबकी एग्जांपल्स भी आप दोगे। लास्ट में आप देखोगे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीन एसएलओ थे। इसमें से हम पहला एसएलओ तो क्लियर कर चुके थे। सेकंड एसएलओ में से हमने मिक्सचर पढ़ा था हेट्रोजीनस। ये हमारा नॉलेज था, ये स्किल था, ये हम क्लियर कर चुके हैं। ये ग्राफ आप दोबारा से एक दफा रिकॉल कर लें। मैटर के बारे में आप जानते हैं। आप मटेरियल पार्टिकल पे जो भी चीज मुश्तमिल होगी, जो भी चीज जगह घेरती है, वजन रखती है, जिसका मास है, मैटर है। मैटर आपको दुनिया में दो तरह का मिलेगा। या तो बिल्कुल खालिस मिलेगा जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं, याद रखिएगा ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा, सब्सटेंस खालिस चीज, या मिक्सचर की शक्ल में मिलेगा। अगर सब्सटेंस की बात करें तो वो दो तरह का आप उसको दो तरह से आप देखोगे। या तो वो एलिमेंट होगा, एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स का ग्रुप इकट्ठा होगा, एक ही तरह के एटम्स होंगे। और कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम्स मिलकर, एक से ज्यादा एटम्स मिलकर, जैसे वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक से ज्यादा एटम्स मिलकर जो भी कंबाइन फॉर्म होगी उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। बट कहेंगे दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अगर एक ही तरह के एटम है तो एलिमेंट, डिफरेंट तरह के एटम्स मिलकर कोई नई चीज बनाते हैं तो वो कंपाउंड। मिक्सचर में देखा था रेत और पानी, हेट्रोजीनस, डिफरेंट लेयर्स नजर आएंगी आपको इसमें से। जैसे तेल और पानी हेट्रोजीनस होगा, तेल को पानी में डालो, तेल आपको अलग नजर आएगा, पानी। सैलड, सैलड भी क्या है? हेट्रोजीनस। चाय होमोजीनस है, चाय मिक्सचर है, चाय दो तीन चीजों को मिलाकर बनाया गया है। चीनी, पानी, दूध। अब चीनी, पानी, दूध मिला के कोई फार्मूला तो नहीं बनता, चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस मैंने बोला था प्योर चीज को बोलते हैं, मिक्सचर डिफरेंट चीजें मिलती। अच्छा, एक मेजर फर्क, मिक्सचर के अंदर कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलते जरूर है, दैट आर नॉट केमिकली बॉन्ड, उनके दरमियान में किसी किस्म का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। मसलन पानी और रेत मिले थे, लेकिन बाद में आराम से रेत के जरात और पानी के जरात, सैंड और वाटर, आराम से अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जबकि सब्सटेंस में आपने देखा था जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके अंदर H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान में केमिकल बॉन्ड है जिसको तोड़ना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हम अपने हाथों से इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, हमें कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो मिक्सचर और सब्सटेंस में सबसे बड़ा फर्क जो है वो सेपरेशन का था। क्या सेपरेशन का था? कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर, यानी सादा। सादा क्या है? हाइड्रोजन को अलहदा कर दो, ऑक्सीजन को अलहदा कर दो, ये अपनी चीज को सादा कर दिया। बाय फिजिकल मीन मतलब ऐसे तरीके जिसमें डिफरेंट तरह के आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, रेत और पानी को अलहदा करना हो तो आप किसको यूज करोगे? चाय में से पत्ती को अलहदा करना हो तो किसको यूज करोगे? आपको पता है वो डिवाइस होती है, वो डिवाइस फिजिकली आप यूज करते हो तो वो फिजिकल मेथड है। अब पानी H2O को आप वो जो चाय वाली पोनी होती है, अगर आप पानी उसके अंदर से गुजारोगे भी तो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलहदा नहीं होगा। तो इसका मतलब पानी को अलहदा करने के लिए फिजिकल मेथड इस्तेमाल नहीं होगा, केमिकल मेथड इस्तेमाल होगा। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। फिर मैंने एक वर्कशीट करवाई थी कि एक ही तरह के एटम्स का जो ग्रुप होता है हम उसको क्या कहते हैं? एटम ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, अगर डिफरेंट तरह के एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलकर, अच्छा ये सिंगल एटम है, एटम्स मैंने बोला था स्टेबल नहीं होते, स्टेबल होने के लिए आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इस बॉन्ड को क्या, इस बॉन्ड बनने वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको मॉलिक्यूल, स्टेबल।
जो चीज स्टेबल है हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दिस इज एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट है ये। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है क्योंकि एक ही तरह के एटम्स है। इसमें डिफरेंट तरह के एटम्स थे तो ये हैं तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये भी स्टेबल हैं, बट हम इनको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। इसमें दो तीन डिफरेंट तरह के एटम्स मिल गए हैं। अब आप इसमें देखो, इसमें लाल वाला एटम भी है, ब्लू वाला भी है, कंपाउंड भी है, चीजें आपस में इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन आप देखो लाल वाला अलग है, अलग से मुराद उसका कोई ताल्लुक नहीं है ब्लू वाले के साथ, वो ब्लू वाले के साथ अटैच नहीं हुआ। अटैच नहीं हुआ मतलब चीजें आपस में मिक्स हैं। तो दिस इज मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इस तरह आपको पता चला। फर्दर मैंने आपको कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ाई। क्या थी कंपाउंड की डेफिनेशन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग सिलेंडर है, पाइप के थ्रू बाहर आए, यहां पर आग लगी हुई है, यहां पर इनका रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन के नतीजे में बर्निंग जब यहां पर होगी तो एक रिएक्शन होगा यहां पर, जिसके नतीजे में क्या बनेगा? H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में केमिकल बॉन्ड बनेगा। फिर इस केमिकल बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो कोई केमिकल तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे इसमें से बिजली गुजारेंगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे और टूटने के बाद दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे? सेपरेट होंगे। क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड की सेपरेशन तो केमिकल तरीके से होगी, फिजिकल तरीके से तो नहीं होगी। दोबारा बता दिया आपको। फिर अब चलते हैं मिक्सचर के ऊपर। एलिमेंट कंपाउंड पढ़ लिया था। मिक्सचर दो तरह के थे, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो होमो में फर्क क्या था? आगे मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे तीनों इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये पानी और तेल, तेल अलग है, पानी अलग है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। ऑयल का फार्मूला जानने की जरूरत नहीं, काफी मुश्किल है, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। कहने का मतलब ये दोनों केमिकल आप आराम से अलग कर सकते हैं। आप ऊपर चम्मच के जरिए से ऑयल को अलग कर सकते हैं, पानी यहां से सेपरेट हो सकता है, इजीली सेपरेट हो सकता है। अब जब चीजों को आप फिजिकली अलग कर सकते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? शाबाश, मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में आपको दो लेयर्स अलग अलग नजर आ रही हैं, अलग अलग नजर आ रही हैं। तो डेफिनेटली ये मिक्सचर की कौन सी टाइप है? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। सलाद आपको नजर आ रही है, ये भी मिक्सचर है, इसमें आप तमाम कंपोनेंट्स अलग कर सकते हैं। ये भी कौन सा मिक्सचर है? शाबाश, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। इस तरह अगर आप इस डायग्राम को देखो, इसमें रेत और पानी है। फिल्टर करने पे क्या होगा? रेत के जरात ऊपर, पानी नीचे। अब पानी नीचे, रेत के जरात ऊपर, मतलब आपने इस मिक्सचर को क्या कर लिया? अलग कर लिया। ये कोई केमिकल तरीका तो नहीं है, ये कौन सा मेथड है? फिजिकल मेथड है। तो ये भी क्या है? शाबाश, मिक्सचर। अब रेत और पानी को अगर आप देखोगे तो आपको आराम से रेत अलग नजर आ रही होगी, पानी अलग नजर आ रहा होगा। तो ये भी कौन सा मिक्सचर है? शाबाश, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। अब अगर आप इधर आए, ये वाले डायग्राम पे, ये इसको जरा फुल स्क्रीन करें। इस डायग्राम को अगर आप देखो तो इसमें पानी है और पानी में चीनी है। ये चीनी पहले मैंने पानी में डाली, चीनी नीचे बैठ गई है। आप ये देख सकते हैं, यहां पर आपको नजर आ रही है शुगर। अब इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये पानी के हैं, और रेड कलर के जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो शुगर के हैं। अभी आप देख सकते हो शुगर अलग है, पानी अलग है। लेकिन जैसे ही मैं इसको मिक्स करूंगा तो मिक्स करने पे इसके अंदर के हालात ऐसे हो जाएंगे, यानी तमाम पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाएंगे और पानी में ऐसे डिस्पर्स होंगे, बराबरी, इक्वल। और इस तरह से ये नहीं होगा, एक ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल शुगर के एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसलिए अगर आप शुगर सॉल्यूशन देखोगे तो आपको यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी, एक तरह की लेयर्स नजर आएंगी। मतलब लेयर तो एक ही वाटर की लेयर होगी। आपने कभी देखा ही होगा शुगर वाला। अच्छा, अबीहा का एक क्वेश्चन है जी। सर, ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस मिक्सचर के पार्टिकल्स या फिर उसमें जो भी एक और सॉल्यूशन है जो भी ऐड किया गया, अगर हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ऐसा नहीं कहना आपने, उसकी वजह क्या है आगे मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। जैसे ब्लड है, अब ब्लड को आप नेकेड आई से देखोगे ना
तो आपको तो एक रंग का नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो ऐसा नजर आता है। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको ये चीजें एक जैसी नजर नहीं आ रही। कहीं ब्लड तो कोलाइड है ना। हाँ, ब्लड कोलाइड है। कोलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं कि सम कुछ हो सकते हैं जिनको हम हेटेरोजीनियस कह सकते हैं, जो नेक्स्ट लाइफ लेके जा सकते हैं। देखिए, कहने को तो आप अपने समझने की हद तक कह सकते हैं, लेकिन एकेडमिक्स वाइज टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ते हैं या पेपर में आपसे लिखना है, अगर आप ये कहोगे तो ये चीज इस तरह गलत हो जाएगी, क्योंकि हेटेरोजेनिटी कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। जैसे ये ब्लड माइक्रोस्कोपिक, ऑल्दो ये कोलाइड्स हैं, बट कोलाइड्स भी तो किसकी टाइप हैं? हेटेरोजेनस की ही है ना। तो आप अपने समझने के लिए तो आप समझ सकते हो, लेकिन आप इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पेपर्स में आप ऐसे लिखो। ओके। अब शुगर की मैं एग्जांपल दे रहा था। शुगर सोल्यूशन तो आपने देखा ही होगा। अब शुगर सोल्यूशन जो है, बिल्कुल उसको आप पानी में चीनी हल कर दें, वो एक तरह का नजर आएगा। तो शुगर वाला या नमक वाला पानी, ये मिक्सचर ही है। अच्छा, मिक्सचर की एक निशानी में और बता दूं, जैसे चीनी मीठी है, पानी में डालते हैं तो क्या उसका जायका फीका हो जाता है? नहीं, मीठा ही रहता है। यानी चीनी ने अपनी खासियत को बरकरार रखा। ऐसा नहीं हुआ कि चीनी पानी में जाके कोई और केमिकल में चेंज हो गई है, चीनी ही रही है, लेकिन उसने अपने पार्टिकल्स को थोड़ा अलग-अलग कर दिया है। यह भी मिक्सचर की निशानी है। जैसे आपने पीछे देखा था ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ये देखें जरा। अब हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। मिक्स होने पे इनको गैस ही रहना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, बट मिक्स नहीं हुई है, इनका रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन के नतीजे में जो वाटर बना है वो लिक्विड है। मतलब के वाटर के अंदर हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है। कहने का मतलब है कि कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि कंपाउंड में जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो अपनी असल को खत्म कर देते हैं और एक नई चीज में चले जाते हैं, एक नई चीज में चले जाते हैं। इसको कर दें, ठीक है। और मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में चीजें मिक्स होती हैं, अपनी खसूसियात को मिक्स होने के बाद भी क्या रखती हैं? बरकरार रखती हैं। जैसे सैलेड में आपने देखा ही होगा, सैलेड में क्या, ये जो इसमें मैंने डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स डाले हैं, मिक्स होने से पहले जो टेस्ट था, मिक्स होने के बाद भी वो टेस्ट होगा। यानी चीजें मिक्स हों और अपनी असल हालत को बरकरार रखें, असल खसूसियात उनकी। जैसे नमक को पानी में डाला तो नमक नमकीन था, पानी में आके भी नमकीन रहेगा। तो ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? मिक्सचर। चाय बनाई, दूध, पत्ती, चीनी, जैसे चाय में आएंगी तो चीनी अपना जायका बरकरार रखेगी, दूध का जायका भी होगा, पत्ती का जायका भी होगा। अगर चीजों को मिलाने पर वो अपनी पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीज बनाए तो कंपाउंड है, अगर पुरानी चीजों को बरकरार रखें तो क्या है? मिक्सचर है। अब वो मिक्सचर फिर एक तरह का नजर आएगा तो होमो, डिफरेंट तरह का नजर आएगा तो हेट्रो। ये एक और मैंने आपको फर्क बता दिया। अब चलते हैं जी हेट्रोजिनिटी। पीछे मैंने आपको होमो हेट्रो का फर्क बता दिया। आगे हम चलते हैं हेट्रोजिनिटी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक आम आंख से जो नजर आएगी उसकी शक्ल, जैसे ब्लड, जैसे मिल्क, जैसे मायोनीज, ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स ली हैं, मायोनीज का कलर क्या नजर आता है आपको? व्हाइट। मिल्क का कलर क्या नजर आता है आपको? व्हाइट। अब वो देखने में लगता है होमो है, लेकिन जब आप उसके अंदर देखते हैं तो टेक्सचर डिफरेंट नजर आएगा। तो इस तरह के केमिकल्स को भी आपने होमो नहीं मानना, क्या मानना है? हेट्रोजिनिटी एट, ये हेट्रोजिनिटी कौन सी है? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। और नॉर्मली जो इस तरह की हेट्रोजिनिटी होती है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको नजर आती है, नॉर्मली वो कोलाइड्स के अंदर होती है। कोलाइड्स, अब कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स हेट्रोजिनस सॉल्यूशंस की ही एक टाइप है, ठीक है। पहले इसको पढ़ लें जी, इसको फुल स्क्रीन किया। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये जानना जरूरी है, दैट डिफरेंशिएशन बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभार होमो और हेट्रो में फर्क करना इतना सीधा नहीं होता। दिस क्लासिफिकेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको
अगर सही तरह क्लासिफाई करना है कौन होमो है कौन हेट्रो है, तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन किस लेवल की है। क्या आप मैक्रो आम आंख से देख रहे हैं या माइक्रो या अंदर भी देख रहे हैं। अ मिक्सचर दैट अपीयर होमोजीनस at macroscopic level may turn out to be heterogeneous when viewed under a microscope। कभी कभार ऐसी चीज जो देखने में एक तरह की है लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे कभी कभार वही चीज जो देखने में एक तरह की थी आम आंख से, माइक्रोस्कोप के नीचे उसका व्यू डिफरेंट होता है, जैसे कि ब्लड। अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस समझ लिया, टाइप्स दो टाइप्स हैं इसकी, कोलाइड्स, सस्पेंशन। मैं आपको इनमें डिफरेंस बता देता हूं, कोलाइड्स और सस्पेंशन में क्या होगा डिफरेंस। कोलाइड्स में मैं एक डायग्राम के साथ समझाता हूं, फिर आपको आगे भी आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए जी, मैं एक बीकर लेता हूं, उस बीकर में मैं पानी डाल देता हूं, पानी, ये पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर पार्टिकल्स जो कि सल्यूट मतलब जो चीज पानी में डालूंगा वो मैंने डाल दिया। अच्छा, अब ये पार्टिकल, एक और मैं इसी तरह का बीकर बनाता हूं, बात को जरा समझिएगा ध्यान से। इसी तरह का बीकर बनाता हूं, उसमें भी पानी लेता हूं और उसके अंदर भी मैं सल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करता हूं, लेकिन थोड़े बड़े बड़े हैं सल्यूट के पार्टिकल्स। अच्छा जी, यहां पर मैं एक और बीकर बनाता हूं, एक लास्ट बीकर है ये, इसमें भी पानी डालता हूं और इसमें भी सल्यूट के पार्टिकल्स, लेकिन फर्क कितना होगा, इसके पार्टिकल छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। अब इससे मैं जनरल बता रहा हूं, आगे फिर मैं डेटा मजीद बताऊंगा। अब इन तीनों में फर्क क्या होगा जी जरा जी, इन तीनों में फर्क क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो बीकर है ये वाला, इसके अंदर पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो घूमते ही रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, जैसे चीनी और पानी। ऐसे तमाम सॉल्यूशंस, इन्हें सॉल्यूशंस कहेंगे क्योंकि आपने चीजों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया है। ऐसे तमाम सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट के पार्टिकल छोटे हों, इतने छोटे हों कि ना तो वो आम आंख से नजर आए और ना ही वो नीचे बैठे। नॉर्मली ऐसे सॉल्यूशंस होमोजीनस होते हैं। और इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आती है, शाबाश। आप नमक को, NaCl को पानी में डाल दो या आप शुगर को पानी में डाल दो, तो शुगर पानी में हल होने के बाद इस तरह की होती है अंदर से। इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पार्टिकल निस्बतन बड़े होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, मसलन बड़े जरूर होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, लेकिन इनको नीचे बैठने में बहुत टाइम लगता है। बैठेंगे नीचे क्योंकि मैथ इनका ज्यादा है, मैथ ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे ये बैठेंगे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे सॉल्यूशंस को कोलाइड्स कहते हैं। और इसकी बात करें जिसमें पार्टिकल बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, इवन कि आप इनको आम आंख से भी देख सकते हैं। इधर इनको नहीं देख सकते आप आम आंख से, इनको देख सकते हैं आप आम आंख से। जैसे चौक को पानी में डालो, जैसे रेत को पानी में डालो, तो रेत आपको आराम से पानी में नजर आती है तैरती हुई, चौक पानी में आपको तैरता हुआ नजर आता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को सस्पेंशंस कहते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, अब हम तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। होमोजेनस को एंड पे पढ़ेंगे, पहले हम कोलाइड्स को पढ़ेंगे। इसको बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले आप ये कुछ चीजें देख लें। जेली, मायोनीज, इस तरह एरोसोल, लिक्विड, ड्रॉपलेट, जो कि आप रूम स्प्रे वगैरह करते हैं अक्सर। व्हिपिंग क्रीम अक्सर वो यूज होती है उसके अंदर केक वगैरह बनाने में। अब इनके अंदर अगर आप झांक के देखोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखोगे ना, तो आपको इनके अंदर जब आप देखोगे तो आपको वाज़ेह तौर पे महसूस होगा कि इनके अंदर पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं।
और बड़े बड़े पार्टिकल्स मिक्स है अच्छी तरह से। बाहर तो ये होमोजेनस लगता है, लेकिन अंदर जाके देखो तो ये फिर क्या नजर आते हैं, हेट्रोजेनस नजर आते हैं। अब एग्जांपल पढ़ लें जी, कोलाइड्स की कुछ टाइप्स हैं। मसलन ब्लड, पेंट, जेलेटन, जेलेटन जेली कोई कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पार्टिकल्स सॉलिड होते हैं और पार्टिकल मिक्स किसके अंदर होते हैं, लिक्विड के अंदर, और इन्हें सोल कहते हैं। कोलाइड्स किस टाइप को बेटा क्या बोलते हैं, सोल। जैसे ब्लड आपका क्या है, सोल। ठीक है। डस्ट या स्मोक, अब डस्ट और स्मोक में जो पार्टिकल हैं धुएं के अंदर, जो आप बस के पीछे से धुआं निकलता है काले रंग का, उसमें काले काले कार्बन के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। फैले किसमें होते हैं, हवा के अंदर। अब पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि उनको जरा गौर से देखो तो आम आंख से नजर आ सकते हैं। तो जब अच्छा इतने क्लियर नजर नहीं आते, लेकिन आपको वाज़ेह महसूस होता है कि कुछ ऐसी चीज है जो नॉर्मल पार्टिकल से बड़ी है। सॉलिड इतने बड़े होते हैं कि अगर आप थोड़ी कोशिश करो तो ये आम आंख से नजर तो आ सकते हैं, लेकिन हम कंसिडर यही करेंगे कि बहुत मुश्किल है इनको देखना। और ये डिस्पर्स किसके अंदर होते हैं, शाबाश, फैलते गैस के अंदर है, एयर के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एरोसोल। ये कोलाइड्स की टाइप है, क्या बोलते हैं इसको, एरोसोल। अच्छा जी, चीज और बटर देखने में एक तरह के हैं, लेकिन अंदर जाके देखो तो उसमें होता सॉलिड है, जिसके अंदर लिक्विड पार्टिकल सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बटर की, तो बटर फैट होता है, उस फैट के अंदर पानी होता है, पानी तैर रहा होता है ऐसे ऐसे। आप उस बटर को जब फ्रिज में रखते हो तो पानी भी फ्रीज हो जाता है, फैट भी फ्रीज हो, सॉलिड हो जाता है। अब उस बटर को जब बाहर निकालोगे तो उस फैट के अंदर जो कि सॉलिड है, फैट्स सॉलिड होते हैं, उस फैट के अंदर जो पानी है वो आहिस्ता 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 पिघलता है और वो बटर नरम हो जाता है। तो बटर हार्ड और नरम क्यों होता है, उसमें पानी है। किसके अंदर पानी है, बटर क्या है, बटर ये चीज क्या है, फैट। फैट क्या होता है बेटा, सॉलिड, उसके अंदर वाटर जो कि क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड फैट ज्यादा होता है, लिक्विड थोड़ा होता है। यानी कि हम ये कहेंगे चीज जो ज्यादा है उसको मीडियम कहते हैं, जो ज्यादा चीज है उसको क्या बोलेंगे, मीडियम। जैसे चीनी वाला पानी, पानी मीडियम है, चीनी के ज़रात क्या है, डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं। तो इसमें मीडियम कौन है, सॉलिड फैट, और उसमें हल क्या है, लिक्विड वाटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, शाबाश, जेल। जेल, आप जो सर पे जेल लगाते हैं स्पाइस बनाने के लिए या हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो वो भी क्या होगा, उसमें सॉलिड मटेरियल होगा और थोड़ा बहुत उसमें लिक्विड डाला होगा उसको नरम करने के लिए। तो तीन, अच्छा आगे फर्दर, मायोनीज या मिल्क, उसमें जो चीज थोड़ी है और जो चीज ज्यादा है, ज्यादा वाले को मैंने बोला क्या बोलते हैं, मीडियम। थोड़े वाले को क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है। अब मायोनीज के अंदर दोनों चीजें लिक्विड है, यानी मिक्स होने वाली भी और जिसमें वो चीज मिक्स्ड हो रही है। ठीक है, यानी दोनों चीजें आपको किस फॉर्म में मिलेंगी, आपको लिक्विड फॉर्म में। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, शाबाश, इमल्जन। क्या बोलेंगे, इमल्जन। अभी तक मैंने आपको सोल पढ़ाया, एरोसोल पढ़ाया, जेल पढ़ाया, इमल्जन पढ़ाया। आगे चलते हैं, फोग, क्लाउड या हेयर स्प्रे। शाबाश, हेयर स्प्रे, मीडियम क्या होता है उसमें, गैस। बेसिकली आप हेयर स्प्रे करो ना तो अंदर से तो गैस ही निकलती है, लेकिन साथ थोड़ा थोड़ा क्या निकलता है, लिक्विड भी निकलता है। यानी लिक्विड जो है वो गैस के अंदर होगा, यानी गैस ज्यादा होगी, लिक्विड थोड़ा। जो भी चीज इस कॉलम में लिखी है समझ लो वो ज्यादा है, और जो भी चीज इस कॉलम में लिखी है समझ लो वो थोड़ी है। जो भी चीज इस कॉलम में लिखी है समझो उसके अंदर चीज हल हो रही है, और जो भी चीज इस कॉलम में लिखी है वो चीज उसमें हल हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे लिक्विड को गैस में डाला तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एरोसोल। जल्दी बताओ, जो रूम स्प्रे घर में करते हो, परफ्यूम, रूम स्प्रे, एयर फ्रेशनर, वो भी क्या है, गैस ज्यादा होती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर लिक्विड होता है, एरोसोल। ये सारी किसकी टाइप्स हैं, शाबाश, कोलाइड्स की टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं, कोलाइड्स। स्टाइरोफॉर्म, मैश मेलोस, ये सारी की सारी खाने पीने वाली आपने कैंडीज देखी होंगी, वो मैश मेलो फॉर्म की तरह होती है, यानी वो आपने कैंडीज खाई होंगी ये वाली।
उसमें क्या होता है, उसमें सॉलिड चीज ज्यादा होती है और थोड़ी बहुत क्या भरी होती है, गैस। वो मैश, वो देखा होगा आपने, वो बाहर से जो जेली मिलती है, काफी वो सॉफ्ट सी जेली होती है, काफी फूली होती है वो, उसके अंदर सॉलिड ज्यादा होता है, गैस भरी होती है, इसको हम फोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोम। फोम। लास्ट में शेविंग क्रीम, विपिंग क्रीम, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, लिक्विड ज्यादा होता है और लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत क्या भरी होती है, गैस। इसको भी क्या बोलते हैं? फोम। अब आपका टास्क क्या है कि आपने अपने घर की तमाम चीजों को अब छानना है और यह फैसला करना है, तंग करें अपनी, जरा घर में आप अम्मी को आज तंग करें, सारी चीजें मुझे निकाल के दें। आपने डिसाइड करना है कौन सोल है, कौन एरोसोल है, कौन सी चीज जेल है, कौन सी चीज एमल्जन है, कौन सी चीज एरोसोल। एरोसोल दो तरह के होते हैं, एक दोनों में होगी गैस, गैस के अंदर कभी कभार सॉलिड मिक्स होगा और कभी कभार लिक्विड मिक्स होगा, दोनों को एरोसोल कहते हैं। और फिर मैंने दो एग्जांपल आपको फॉर्म की पढ़ाई है। फॉर्म में भी क्या होता है कि कभी कभार लिक्विड के अंदर गैस होगी और कभी कभार सॉलिड के अंदर गैस होगी। तो ये टेबल आपने याद करना है, आपको मदद करेगा आपकी डेली लाइफ में ये पहचानने के लिए कि कौन कौन सी चीज कोलाइड है। समझ आ गया? अच्छा, सस्पेंशन क्या होता है? अच्छा, कोलाइड की एक और सबसे बड़ी निशानी, मैं आप सबको एक अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं क्लास में। ये मेरी, मुझे जरा लेके आए उसके अंदर। जी स्टूडेंट्स, अब एक काम करो, आप लोगों ने मोबाइल निकालना है और ये थंब के आगे मोबाइल रखने। अब थंब के आगे मोबाइल जो नजर आ रहा है, ये मैं कैमरे के सामने ले जाता हूं। ये देखें, ये थंब के आगे जो मोबाइल नजर आ रहा है, कैमरे में आप देखो, ये मेरी उंगली पे रेड कलर की लाइट। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूंगा तो लाइट तो काफी ज्यादा है, लेकिन थंब ने लाइट को रोका, लाइट को पास नहीं होने दिया, बल्कि लाइट को डिस्पर्स कर दिया, यानी अपने अंदर ही उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब यही चीज अगर आप देखें, यानी सूरज के पीछे जैसे बादल है, बादलों के पीछे जैसे सूरज है, तो जैसे ही सूरज से रोशनी आएगी बादलों में से, तो वो डिस्पर्स होगी, लाइट डिस्पर्स हो जाएगी। इस तरह ये फ्रोस्टेड ग्लास आप देखते हैं, ग्लास के आर पार नजर आता है, लेकिन ये शीट लग गई है, ग्लू लग गया है। ठीक है, अब ये ग्लू ने लाइट को गुजरने नहीं दिया। अब होता क्या है, ये लाइट है और ये आप देख रहे हैं जी पार्टिकल। ये फुल स्क्रीन करें जी इसको, ये देखें, ये आपको लिक्विड के अंदर पार्टिकल बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, और इन बड़े पार्टिकल्स ने क्या किया, गुजरने वाली लाइट को मोड़ दिया। और बाहर जब लाइट आई तो डेफिनेटली अंदर से इतना रश था पार्टिकल्स का, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, लाइट का रास्ता चेंज हो गया और लाइट डिस्पर्स होके बाहर आई, फैल फैल के बाहर आई। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे थी वैसे की वैसे बाहर नहीं आई, फैल के बाहर आई। इस इफेक्ट को बेटा क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट। और जो जो टेंडल इफेक्ट शो करेगा वो सारे के सारे बेटा क्या होंगे, कोलाइड्स होंगे, क्योंकि पार्टिकल बड़े हैं। अब मुझे बताओ जल्दी से, मैं भी सवाल करता हूं, यहां पर अगर मैं छोटे पार्टिकल वाला सॉल्यूशन रखूं, शाबाश, जिसमें पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, जैसे चीनी वाला पानी, नमक वाला पानी, अगर मैं वो रखूं, शाबाश, पार्टिकल छोटे छोटे हैं, तो वो लाइट का रास्ता नहीं रोकेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, वैसे वो कल के लेक्चर में है, सिर्फ अभी आप उसकी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कल मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। जैसे ये मैंने दिखाया, इधर देखें, ये क्या है, इसमें पार्टिकल इतने बड़े हैं कि उन्होंने लाइट का रास्ता इस तरह से रोका कि लाइट को बाहर ही नहीं जाने दिया। अब पार्टिकल बहुत बड़े तब होते हैं, मैंने आपको हिंट दिया था, जब हम किसकी बात करेंगे, शाबाश, सस्पेंशन की बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही है। जैसे ये नॉर्मल लाइट है, आगे मैंने देखा लाइट आगे क्रॉस ही नहीं हो रही, इसका मतलब पार्टिकल्स ने लाइट को रोक लिया। अगर पार्टिकल लाइट को रोके ना, लेकिन बाहर थोड़ा फैला के निकालें, तो वो कौन होंगे, कोलाइड्स। अगर रोक लें तो वो क्या होंगे, सस्पेंशन। और अगर रोके ही ना, सीधी लाइट चले जाए, तो वो क्या होंगे, सॉल्यूशंस, नॉर्मल सॉल्यूशंस, जैसे चीनी वाला पानी, नमक वाला पानी, जिसे हम होमोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं। वो कल का लेक्चर है हमारा, अभी सिर्फ मैं आपको यह समझा रहा हूं।
बेटा आपको टेंडल इफेक्ट समझ आ गया? लाइट का डिस्पर्स होकर निकलना, जैसे मेरे अंगूठे से लाइट निकल रही थी, तो वो लाइट निकल तो रही थी लेकिन थोड़ा सा डिस्पर्स होकर निकल रही थी। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट की वजह से आप पहचान सकते हैं किसको? कोलाइड्स को। सस्पेंशंस, ये सिरप आप सबने घर में देखा होगा, क्या लिखा होता है इसके ऊपर? अच्छी तरह इसको मिक्स करें यूज करने से पहले। वजह क्या है? पार्टिकल सारे कहां बैठे होते हैं? नीचे। और इसका जो लिक्विड मटेरियल है वो सारा कहां पे होता है? ऊपर। आपने नोटिस किया होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ता है यूज करने से पहले। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल इतने बड़े बड़े थे कि वो आप आम आंख से भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। कोलाइड्स में तो कभी नजर आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर कोलाइड्स में नजर नहीं आते। इसमें तो हमेशा आपको पार्टिकल नजर आएंगे और इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे कि आप महसूस करोगे कि थोड़ी देर बाद, हर थोड़ी देर बाद वो हमेशा कहां बैठ जाएंगे? नीचे। फालसे का शरबत तो पिया होगा आपने, उसमें क्या होता है? उसके अंदर भी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। मिक्स करना पड़ता है उसको पीने से पहले, वो भी क्या है? सस्पेंशन। तो पढ़ें जी सस्पेंशन क्या है? दीज सस्पेंशंस आर अनदर टाइप ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर in which particles are undissolved and can be settled down bottom if undisturbed। यानी अगर बोतल को हलाए ना तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ें समझ आ जाएगा। ये देखें, ये मिक्स्ड है। थोड़ी देर बाद ये नजर होगा, इस तरह का नजर आएगा, और आप आराम से यहां से इनको क्या कर सकते हैं? फिल्टर करके इन पार्टिकल्स को अलग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो पार्टिकल्स आर सो बिग दैट लाइट ब्लॉक। अब इतने बड़े पार्टिकल हैं कि जब मैं इसमें से लाइट पास करूंगा ना तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, लाइट बाहर ही नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं लाइट, ये मैंने आगे दीवार लगाई है, बेसिकली ये दीवार नहीं है, बेसिकली ये सस्पेंशन है। और सस्पेंशन, ये समझ लो यहां सस्पेंशन पड़ी है और सस्पेंशन ने लाइट को क्रॉस नहीं होने दिया। अगर होती और डिस्पर्स होके आती, बार बार बोल रहा हूं, वो क्या होता? लाइट ब्लॉक हो गई तो क्या है? सस्पेंशन जैसे थी वैसे गुजर गई, तो फिर कौन होगा? न क्लाइड न सस्पेंशन, फिर नॉर्मल होमोजीनस सॉल्यूशन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अच्छे तरीके से कोलाइड्स, सस्पेंशन, इन चीजों को देखा था। कोलाइड्स की कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी हमने, और ये सब के सब हेटेरोजीनस थे। तो आज स्पेसिफिकली हम बात शुरू करेंगे लास्ट आर्टिकल की, यानी इस नॉलेज का जो लास्ट पोर्शन है, विच इज अबाउट होमोजेनस मिक्सचर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। मैं पहले थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स 2-3 मिनट में हम रिकॉल करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी यहां से, सब्सटेंस की दो कैटेगरीज हमने डिस्कस की। सॉरी, मैटर की दो कैटेगरी हमने डिस्कस की, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस को देखा था प्योर होता है, और जो दो तरह से आपको मिलेगा, या तो एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगा जिसमें एक तरह के एटम है, या कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा जिसमें डिफरेंट एटम्स मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, और उनके मिलने के जो उनका आपस में मिलना है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और इस मिलने के दौरान उनकी रेशियो फिक्स रहेगी। मसलन अगर कोई कंपाउंड है CO2, तो जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमेशा उसमें 1:2 ही होगा। H2O जब भी मिलेगा आपको 2:1 के साथ ही मिलेगा। तो ये कंपाउंड थे। मिक्सचर में दो तरह के थे, हेट्रो एंड होमो। हेट्रो में फर्दर दो तरह की कैटेगरीज थी, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। दोनों को हमने डिटेल से देख लिया। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे होमोजेनस को। सबसे पहले डिफरेंस देखा था, फिर एक साथ में वर्कशीट कंपाउंड की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपाउंड बनते कैसे हैं, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है थ्रू अ केमिकल प्रोसेस, वो देखा था हमने। होमो एंड हेट्रो को शुरू करने से पहले हमने डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने हेट्रो को पहले देखा था, हेट्रो की फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हमने देखा था, और फिर हमने कोलाइड्स एंड सस्पेंशन देखे थे। और फर्दर आज हम शुरू करेंगे अबाउट होमोजेनस। नाम से जाहिर है ट्रू सॉल्यूशन,
चाय, आप सब चाय पीते हैं, दूध, चाय, ये जितनी भी आप चीजें सारी पीते हैं, ये एक सिंगल फेज में नजर आती हैं। अब चाय को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो उसमें तो दूध होता है, और दूध के बारे में आपको बता चुका हूं कि दूध देखने में तो एक तरह का है, लेकिन उसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको पैटर्न चेंज नजर आएगा। जैसे ब्लड के अंदर मैंने आपको दिखाया पैटर्न, वैसे तो ब्लड देखने में एक तरह का है, लेकिन उसके अंदर पैटर्न चेंज नजर आता है। जी बिल्कुल, मिल्क के अंदर भी ऐसा होता है। ठीक है, अब मैंने चाय की मिसाल ऐसे दी कि बिल्कुल कॉमन से एग्जांपल है और देखने में लगता है कि चाय एक तरह की है, एक रंग की है, लेकिन चाय जो है वो होमो नहीं है, हेट्रो है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली हेट्रो है। होमो क्या होते हैं? होमो के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप चीनी को पानी में डालें, चीनी को एक ग्लास लें आप, ये देखें, एक ग्लास लें आप, उस ग्लास के अंदर आप शुगर यानी चीनी डाल दें, ये चीनी का एक क्रिस्टल बैठा नीचे। अब ये देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ा मैंने इनको जूम किया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और रेड वाले जो हैं ये शुगर क्रिस्टल्स हैं। अभी ये शुगर पानी में डिसॉल्व नहीं है, लेकिन जब ये डिसॉल्व हो जाएगी तो पानी में बिल्कुल गायब हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगा कुछ भी। अब आप चीनी वाले पानी का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो आपको हर तरफ बराबरी की सतह पे, ये नहीं कि रैंडम कि कहीं ज्यादा पार्टिकल हैं कहीं थोड़े, हर तरफ यकसा यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज या यूनिफॉर्म आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी। ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम क्या नाम देते हैं? होमोजीनस। होमोजीनस, और इनको एक और नाम देंगे ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इसकी जगह चाय होगी, चाय देखने में तो एक कलर की होगी, लेकिन उसके अंदर का मंजर यकसा नहीं होगा, एक तरह का नहीं होगा। कहीं पे फैट ज्यादा होगा, दूध, कहीं पे शुगर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ज्यादा होंगे। जिस तरह ये आपको एक यूनिफॉर्म पैटर्न नजर आ रहा है, चाय के अंदर आपको ऐसा पैटर्न नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब होमोजीनस होने के लिए दो चीजों को होना जरूरी है, मैक्रोस्कोपिक भी एक जैसा नजर आना और माइक्रोस्कोपिक भी एक तरह का नजर आना। ये दोनों चीजें होंगी तो सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? होमोजीनस मिक्सचर, या क्या नाम देंगे? ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, ये साथ मैंने एक और डायग्राम लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये प्लस माइनस है और यहां पे कोई प्लस माइनस नहीं है। बेसिकली शुगर जो है उसमें नो आइंस, किसी किस्म के आइंस नहीं होते। अब नमक जो है, नमक का फार्मूला आप सबको पता है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, NaCl, जिसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अब प्लस माइनस वाली चीज पानी में जब जाएगी तो प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस का अलग होना, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब आयंस का बनना, यह भी एक सॉल्यूशन बनने के अंदर एक इसका किरदार है। अब मैं यहां पर एक दो चीजें आपको और बताना चाहता हूं, दो वर्ड्स हैं जो आपने यहां सीखने हैं। एक लफ्ज है स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन, यहां जिसे कहते हैं डिसॉल्व होना। एक है आयोनाइज होना, दोनों में फर्क है। जैसे शुगर का फार्मूला में अगर मैं लिखूं C6 C12 H22 O11, इसमें किसी किस्म के आइंस नहीं है, नो आइंस। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारा मॉलिक्यूल है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होके, जैसे ये देखें, ये हर सर्कल एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे हर एक सर्कल एक मॉलिक्यूल को, यानी कि ये जो C12 H22 O11, ये पूरे का पूरा जो एक फार्मूला है, ये हर एक सर्कल एक फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ये सारे फार्मूले, यानी ये सारे पार्टिकल्स अलग होंगे, पार्टिकल्स अलग होंगे यानी मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। अब मॉलिक्यूल्स का अलग होना और पानी में हल हो जाना, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन या डिसॉल्व होना।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं साल्ट की बात करूं, नमक में प्लस माइनस यानी ऐसी केमिकल स्पीशीज थी जो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल नहीं थी, आयंस पे मुश्तमिल थी। अब हमने उन आयंस को जब पानी में डाला तो पानी ने उन आयंस को अलहदा कर दिया। कैसे किया वो बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे। और यकसा फैला दिया। यकसा फैलाने का मतलब हर तरफ बराबरी की सतह पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अलहदा हो गया। इस तरह से हल होना, इसको हम डिसॉल्व होना नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, आयोनाइज होना। ठीक है, आयोनाइज होने में और डिसॉल्व होने में फर्क पता चल गया आप दोनों को? आप सबको पता चल गया? अच्छा जी, अब यहां पर एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसा लफ्ज इजाद करें जो डिसॉल्व होने के लिए भी यूज हो सके और आयोनाइज होने के लिए भी यूज हो सके। जी, जितने भी बच्चे जूम पे या क्लासेस में सुन रहे हैं वो मुझे बताएं कोई ऐसा लफ्ज जो मैं डिसॉल्व होने के लिए भी यूज कर सकूं और आयोनाइज होने के लिए भी यूज कर सकूं। जी शाबाश, जी कोई बताएगा कोई ऐसा लफ्ज? एक लफ्ज होता है सोलबल। क्या मतलब होता है सोलबल का उर्दू में? आप बताएं जी, क्या मतलब होता है सोलबल का? हल होना। तो इसका मतलब हल होने के दो तरीके आपके सामने आ गए हैं, एक डिसॉल्व होना और दूसरा आयोनाइज होना। अब इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जब भी सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बेटा हमेशा कौन सा होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको डिटेल बता दी होमोजीनियस सॉल्यूशन की। अब हल होने को साइंटिफिक लैंग्वेज में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। मैंने इसलिए दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से बता दी ताकि आपको जब सॉल्युबिलिटी मैंने पढ़ाना है तो सॉल्युबिलिटी के अंदर छुपे हुए दो लफ्ज आपको पता होने चाहिए, एक शाबाश डिसॉल्व होना और दूसरा आयोनाइज होना। आयोनाइज वो होंगे जिनमें जैसे NaCl, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वो केमिकल्स हैं जिनमें क्या मौजूद है, प्लस माइनस मौजूद है। और डिसॉल्व कौन होगा, ग्लूकोज, यूरिया, ये यूरिया का फार्मूला है। इसी तरह से शुगर, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस नहीं है इनमें, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can dissolve in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a specific temperature। क्या मतलब इसका, ध्यान से आप जरा समझ लीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट से कंटेनर लेता हूं, उस कंटेनर में पानी भर लेता हूं और शाबाश कितना पानी लेना है मैंने, 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर। फिर मैं काम करता हूं, एक और बीकर लेता हूं जी, एक और बीकर लेता हूं, उस बीकर के अंदर भी मैं 100 ग्राम पानी भर लेता हूं। तो मैं कहूंगा कि 100 ग्राम पानी का मतलब क्या है कि मैंने सॉल्वेंट, शाबाश यहां वर्ड लिखा हुआ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितने ग्राम ले लिया, 100 ग्राम। सॉल्वेंट पानी को यहां कहेंगे। अब उस पानी के अंदर मैं क्या डालूंगा, फर्ज करें एक तरफ मैं चीनी डालता हूं और एक तरफ मैं नमक डालता हूं, NaCl, नमक घर में पड़ा होता है, आपने घर पे एक्सपेरिमेंट करना है। अब आपने करना क्या है कि दोनों का टेम्परेचर, कमरा यानी आपने इनको गर्म नहीं करना, जो भी कमरे का टेम्परेचर है, मान लीजिए आपके घर में जो कमरा है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, एसी चल रहा है 25 डिग्री, एसी पे 25 डिग्री आपने करना है। जब एसी आपको महसूस हो कि 25 डिग्री उस पे एसी के वो रिमोट के ऊपर वो आ रहा होता है, सेंसर के ऊपर कि 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, आपने उस टेम्परेचर पे घर में 2 कंटेनर लेने हैं, 2 ग्लास ले लें, शीशे के ग्लास ले लें, दोनों में 100 ग्राम आपने वाटर ऐड कर देना है। एक में आपने चीनी ऐड करनी है और एक में आपने नमक ऐड करना है। अच्छा, 1 चम्मच चीनी का ऐड करना है, 1 चम्मच नमक का ऐड करना है, या कुछ क्वांटिटी मैयर करके 5 ग्राम 10 ग्राम चीनी के ऐड कर देने हैं। इस तरह 5 से 10 ग्राम आपने मैयर करके NaCl के ऐड कर देने हैं। आपने अच्छी तरह चम्मच हिलाना है
आप देखोगे चीनी सारी हल हो गई। हल होने की निशानी क्या होगी? कोई चीज नीचे नहीं बैठी हुई नजर आएगी, सारी चीज गायब हो जाएगी, इसका मतलब हल हो गई। नमक भी आप इसमें डालोगे, आप देखोगे नमक भी गायब हो गया, नमक आयोनाइज हो गया। नमक के लिए आयोनाइज होना बोलेंगे और चीनी के लिए डिसोल्व होना बोलेंगे। दोनों के लिए एक लफ्ज क्या बोलेंगे? सोलेबल। दोनों हल हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है? मजीद चीनी ऐड करनी है और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जितना मर्जी पानी को मिक्स करें, चीनी हल नहीं होगी, बल्कि वो कहां बैठना शुरू हो जाएगी? शाबाश, कहां बैठना शुरू हो जाएगी? नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। वो टाइम जब चीनी नीचे बैठना शुरू हुई, फर्ज करें तब तक आपने इस 100 ग्राम पानी के अंदर, फर्जी तौर पे बता रहा हूं, आपने 30 ग्राम चीनी डाली, 30 ग्राम हल हो गई। 30 ग्राम के बाद जो आपने चीनी डाली वो हल होने की बजाय नीचे बैठ गई। आपने बहुत ज्यादा मिक्स किया, वो हल नहीं हुई। तो अब ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? शाबाश, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। आम लफ्जों में बताऊं, खाना खा रहे हैं, एक रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, पेट भर गया, तो आप कहते हैं जी मैं मजीद खाना नहीं खा सकता। तो आपने कहना आइंदा के बाद कि मैं अब सैचुरेटेड हो चुका हूं, मेरे पेट में जगह नहीं है, मैं खाना नहीं खा सकता। तो सैचुरेटेड पॉइंट वो पॉइंट होता है जब मजीद सल्यूट जो मैंने ऐड की है, सॉल्वेंट जहां पानी को कह रहे हैं, जब मजीद सल्यूट ना हल हो, सैचुरेटेड हो गया। क्लास में 50 बच्चों के बैठने की जगह है, 50 बच्चे बैठ गए तो क्लास क्या हो गई? सैचुरेटेड। अब इस तरह से ये सैचुरेटेड हो गया। मुझे एक सवाल का जवाब दें, सारे बच्चे जो बैठे हैं, एक क्लासरूम में 50 कुर्सियां लगी हैं, 9th क्लास के 50 बच्चे बैठ सकते हैं आराम से उसके ऊपर, लेकिन प्ले ग्रुप के बच्चे छोटे साइज के होते हैं, वो एक चेयर पे 2 भी बैठ सकते हैं। अब मुझे बताएं, प्ले ग्रुप के बच्चे उस क्लास में 50 बैठेंगे या 50 से ज्यादा बैठेंगे? ज्यादा बैठेंगे। 50 से ज्यादा बैठेंगे सर। और जो 9th है वो तो 50 ही बैठेगी। इसका मतलब यहां पे पानी तो बराबर था, लेकिन चीनी कम हल होगी, बड़े साइज हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उसके। नमक ज्यादा हल होगा, छोटे मॉलिक्यूल हैं। आप देख सकते हैं चीनी में C12, H22, O11, कितने ज्यादा एटम्स हैं। इट्स लाइक अ 9th क्लास स्टूडेंट और NaCl इज लाइक अ प्ले ग्रुप स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि चीनी अगर 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम हल हुई है, तो नमक उस 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम हल नहीं होगा, बल्कि 30 ग्राम से ज्यादा ही हल होगा। अब इसका मतलब एक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और एक की सॉल्युबिलिटी क्या है? कम। हल होने के बाद आपको सॉल्यूशन क्लियर नजर आएगा, सॉल्यूशन यकसा नजर आएगा, बाहर से भी, माइक्रोस्कोपिकली भी। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तभी। ऐसे सॉल्यूशंस को मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रू सॉल्यूशन। और क्या होती है सॉल्युबिलिटी? इसकी सॉल्युबिलिटी है 30 ग्राम पर 100 ग्राम। इसकी सॉल्युबिलिटी माइट बी 50 प्लस हो, ऑलमोस्ट 60 ग्राम हो। 60 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में हल हुआ है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? नमक की ज्यादा होगी। अब डेफिनेशन पढ़े, सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, साथ एक और वर्ड लिखेंगे, और, शाबाश, क्या लिखेंगे? और आयोनाइज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि वो टाइम आना चाहिए जब मजीद केमिकल हल ना हो, तब तक आपने देखना है कितना सॉल्यूट हल हुआ है। फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। Solubility of salt in solvent can be affected by temperature in the 3 ways. अब अगली बात, इस पूरे तजर्बे के दौरान आपने टेम्परेचर को क्या रखा? शाबाश, फिक्स, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं? अब मैं तजर्बे में तब्दीली लेके आने वाला हूं। क्या चेंज करके? टेम्परेचर को चेंज करके, और देखूंगा क्या होगा। आप लोग जो जूम पे बैठे हैं, मुझे जल्दी से बताएं, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है जिसमें वो जलेबियां निकालता है, जिसे हम शुगर सिरप भी कहते हैं, क्या वो ठंडे पानी में बनता है या गर्म पानी में बनता है? डेफिनेटली पहले पानी गर्म करेगा, उसमें चीनी डालेगा, तो ही वो कंसंट्रेटेड होगा ना। यस सर। इसका मतलब तो साफ हो गया कि ठंडे पानी में चीनी कम हल हुई थी, तो गर्म पानी में चीनी ज्यादा हल होगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ेगा। अब इसी फर्क की बुनियाद पे हमने कुछ चीजें सीखनी है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपको ना ग्राफ नजर आ रहा है।
ग्राफ आपको पढ़ने आते हैं, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी। आम तासुर क्या है? आम तासुर ज्यादातर यही होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कहां जा रहा है? शाबाश। क्या सबका बराबर जा रहा है या किसी का बहुत ज्यादा किसी का बहुत कम है? बराबर नहीं है। आप ये देखो, कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसी में राइस स्लो आ रहा है, किसी में राइस क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि हर किसी साल्ट का टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी के बढ़ने की प्रोसेस डिफरेंट है। कोई ज्यादा हल होंगे, कोई कम। मैं यहां पर आपको टेक्निकली 3 चीजें बताऊंगा, सिर्फ आपने याद रखने। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं कि गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, जिस्म से आग निकल रही है, ऐसा होता नहीं है, जिस्म से हीट निकल रही है और आप घर जाएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं घर जाके आपको गर्म पानी मिले या ठंडा पानी मिले? ठंडा पानी। अगर गर्म मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर गर्म मिलेगा तो अगर मुझे गर्म पानी मिलेगा, मैं घर में जाने की बजाय वापस आ जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी हम रिलेट करते हैं इसके साथ, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर सर्दियां हैं, ठंड है, और घर जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? गरम गरम दूध चाहिए, गरम चाय चाहिए, या उस वक्त फ्रिज से निकली हुई चिल फ्रीज्ड कोल्ड ड्रिंक चाहिए? डेफिनेटली सर्दियों में मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो मुझे हरारत यानी मेरी बॉडी को हीट अप करे। तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल्स भी 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप यानी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप पानी में डालें तो पानी में डालने पे वो हीट रिलीज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक्सो। सबसे बेहतरीन मिसाल है कली। आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो जो दीवारों पे कली करते हैं, नहीं किया तो आज आपने एक्टिविटी करनी है, आपने बाहर जाना है किसी भी ईंटों वाली दुकान पे जहां से ईंटें मिलते हैं, उसे को मुझे 20-25 रुपए की कली देते हैं। वो कली कैल्शियम ऑक्साइड उसका फार्मूला, उसको अपने पानी में डालना है। जैसे ही आप पानी में डालोगे आप देखोगे पानी का बर्तन क्या हो गया? गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि सब्सटेंसेस को पानी में डालें तो हीट रिलीज भी होती है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सो। और सब्सटेंसेस को, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं यानी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, उनको आप पानी में डालो तो वो हीट निकालने की बजाय सिस्टम से हीट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप मुझे बताएं, निकालने वाला काम मतलब गर्मी वाला सिस्टम है, ऑलरेडी बॉडी से हीट निकल रही है। ऐसे सब्सटेंसेस को अगर आप चाहते हो कि वो पानी में हल हो तो आप इनको गर्म नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो हीट रिलीज कर रहे हैं, आप इनको ठंडा करना है। ऐसे बहुत कम केमिकल होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाएं और आप नोट करें कि पानी का ग्लास थोड़ा ठंडा हो गया, आपने घर में एक तजर्बा करना, नमक को पानी में डालना है और उसमें थर्मामीटर डाल देना है। आप देखोगे जैसे ही नमक पानी में हल होगा, पानी का थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि उसने पानी से हीट को जज़ब किया है अपने आप को हल करने के लिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डालो हीट को जज़ब करें अपने आप को हल करने के लिए, उन्हें हम एंडो कहते हैं, एंडोथर्मिक। अब इसका मतलब 2 तरह की सिचुएशंस आएंगी, एक्सो एंडो। ज्यादातर एंडो है सर्दियों वाला केस, जिसमें हीट चाहिए, हल होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। अब आपको वो ग्राफ जो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ने पे जिनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर जा रही है, ऊपर बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है, वो तमाम के तमाम ऐसे हैं जिनको जितना हीट करोगे उतना हल होंगे। ये सारे के सारे कौन से हैं? एंडो वाले हैं, एंडोथर्मिक, जिनको हीट चाहिए। और एक आधा ग्राफ आपको नजर आ रहा है जो ऊपर जाने की बजाय, शाबाश नोटिस करें, ऊपर जाने की बजाय किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसका मतलब इसको हीट करने पे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है, घर से बाहर आ रहा है वापस, मतलब हल होने की बजाय वापस आ रहा है, हल नहीं हो रहा। ये क्या है जी? एक्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सूरत हाल बड़ी क्लियर है जी, एक्सो वाले की ग्राफ नीचे आएगी और एंडो वाले की ग्राफ ऊपर आएगी। वेरी इजी। तो इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए जो 2 केसेस थे, अच्छा एक केस ऐसा भी होता है, ये बिल्कुल आपको ना NaCl की तकरीबन थोड़ी सी लाइन ऊपर जाती हुई नजर आ रही है,
थोड़ी सी राइज है, यानी कि NaCl थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा नहीं। अब NaCl को कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ है कि नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट। अब नो चेंज इन हीट का मतलब क्या है? नो चेंज इन हीट का मतलब है कि NaCl के केस में ना तो हीट रिलीज होगी, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर कम है, इनकी ऑलमोस्ट सॉल्युबिलिटी तकरीबन तकरीबन क्या रहेगी? सीधी सीधी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है। स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से कोई भी क्वेश्चन है आप पहले करें, फिर मैं आगे आपको वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक की तरफ ले जाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, माइक देखें जी, जिसका कोई सवाल हो। ऑल क्लियर? हाँ जी, ठीक है जी, ओके, 100% क्लियर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।